हेलो बच्चों, तो हम लोग करने वाले 30 मिनट में ग्रेविटेशन का पूरा चैप्टर शुरू से अंत तक पूरा वीडियो दिखेगा, जिससे कोई भी टॉपिक आपसे स्किप ना हो, जिससे आपका अच्छा रिजल्ट आ सके। वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर, और सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन इन 30 मिनट्स। कई बच्चों का रहता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ उनको मिल जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको क्लास 11 फ्री पीडीएफ नोट्स दिखाई पड़ेंगे। इसमें जो पीडीएफ है वो सारी की सारी अनलॉक हैं। क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए और अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैंने आपके लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है, इस पे भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं अपडेट्स और गाइडेंस आपको देता हूँ, जिससे कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका 100% रिजल्ट, 100% रिजल्ट आपको मिल सके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्लास 11 फिजिक्स के लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस और मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे। 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर आप आसानी से लगा सकते हैं बेटा, और फुली सॉल्व है। सोल्यूशन के लिए कहीं भटकने की आपको जरूरत नहीं। 100% एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है, यानी ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और एक अच्छी बात क्या है कि मैंने पूरी क्लास 11 फिजिक्स का एनसीईआरटी वीडियो सोल्यूशन आपको इस कोर्स में प्रोवाइड कर दिया है। जो भी एक्सरसाइज के जितने सवाल हैं क्लास 11 फिजिक्स में और एग्जांपल्स के, सबको वीडियो से रिकॉर्ड किया है, सुपर इजी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड किया। यानी आप शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन लगाकर अगर मेहनत करने का जज्बा कायम हो तो आप एनसीईआरटी को भी लगा मारिएगा, बहुत शानदार धांसू रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन लेने के लिए अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको क्लास 11 फिजिक्स के शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी दिखेंगे। उसको लेकर अपनी पढ़ाई को मजबूत कर लीजिए और रिजल्ट को श्योर शॉर्ट कर लीजिए। चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से वीडियो बन रहा है। तो एक टर्म होता है ग्रेविटेशन। देखिए, ग्रेविटेशन का मतलब होता है किसी भी दो चीजों के बीच, जिनके बीच मास है, जब फोर्स लगता है तो हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। जैसे टेबल और कुर्सी में लगने वाला फोर्स, कोई भी दो मास वाली बॉडी हो आपस में जो फोर्स लगाती है। अब अगर कोई ये दो दो मास वाली जो बॉडी है उनमें से अगर एक एक धरती हो जाती है, एक अर्थ हो जाती है, तो अर्थ के पास दूसरी बॉडी पर जो फोर्स लगाती है अर्थ, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। जैसे अर्थ पे सरफेस पे चेयर रखी है, तो चेयर पे जो फोर्स लगाएगी अर्थ, उसे हम बोलेंगे ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में थोड़ा सा फर्क है। ग्रेविटेशन में कोई भी दो बॉडी हो सकती है, ग्रेविटी में एक बॉडी अर्थ होगी नियर द सरफेस जो फोर्स लगा रही होगी। फ्री फॉल की बात करते हैं, जब किसी बॉडी को ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आप छोड़ते हैं तो वो फ्री फॉल कहलाता है। यही लिखा है, द मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। तो इसे आप फ्री फॉल बोलते हैं। अगर कोई हैवी बॉडी है, एयर में गिरा रहे हैं, तो उसको फ्री फॉल माना जा सकता है, क्योंकि उस समय एयर रेजिस्टेंस कम होगा। वैसे एयर रेजिस्टेंस को हम जीरो मान के ही बोलते हैं फ्री फॉल को, वैक्यूम में। अब अगली बात, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो स्मॉल जी होता है, जो अर्थ की वजह से एक्सेलेरेशन क्रिएट हो रहा है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है स्मॉल जी, हमेशा अर्थ की सेंटर की तरफ लगती है। जैसे ये बॉडी है, इस पे ग्रेविटी लग रही है, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है स्मॉल जी, हमेशा सेंटर की तरफ ही लगेगी। इधर है तो भी सेंटर की तरफ लगेगी आपकी बॉडी। समझ में आई होगी बात। ये मास पर, किसी भी बॉडी के मास पे, साइज पर, शेप पर डिपेंड नहीं करती। चाहे 1 किलो का मास हो, चाहे 1000 किलो का मास हो, ग्रेविटी स्मॉल जी सेम ही लगेगी। शेप भी कोई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वैल्यू ऑफ जी जो होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कांस्टेंट होता है, लेकिन अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्लेस टू प्लेस स्मॉल जी वेरी करता है, लेकिन जिस पॉइंट पे जितना होगा उतना मिलेगा। जो जी है स्मॉल जी, ये एल्टीट्यूड यानी हाइट बढ़ाने पर, डेप्थ घटाने बढ़ाने पर, हाइट या डेप्थ को चेंज करेंगे तो स्मॉल जी बदल जाएगा। यही नहीं, अगर रोटेशन की स्पीड बदल दें अर्थ की तो भी स्मॉल जी चेंज होगा। शेप ऑफ अर्थ बदल देंगे तो भी स्मॉल जी चेंज होगा। तो स्मॉल जी 4 फैक्टर पे डिपेंड कर गया, कितनी ऊंचाई, कितनी गहराई, कितना रोटेशन की स्पीड और कैसा शेप अर्थ का है जी, उन सब पे डिपेंड करता है। वेट ऑफ द बॉडी अगर हम बात करें, तो मास को जब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हो तो इस क्वांटिटी को बोलते हो वेट। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हमेशा वेट का डायरेक्शन किधर होगा, क्योंकि जी के डायरेक्शन में। आप इस तरह भी लिख सकते हो, खैर मैं ज्यादा कानून नहीं दे रहा हूं क्योंकि आप कितना पढ़े मालूम नहीं। तो ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जिधर डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में वेट लगता है, यानी हमेशा सेंटर की तरफ। और ध्यान रखिएगा, आगे हम लोग बात करेंगे कि सेंटर ऑफ अर्थ पर, सेंटर लिख देते हैं, अर्थ की सेंटर पर आपका वेट 0 होता है।
क्योंकि अर्थ के सेंटर पर स्मॉल जी की वैल्यू 0 होती है, अभी हम देखेंगे। तो वेट समझ गए, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, mg के बराबर है, इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है। बहुत अच्छी बात। अब न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बात ये उठती है कि जो दो मास वाली बॉडी आपस में फोर्स लगाती हैं तो कितना लगाती हैं, ये कैसे पता चला? तो ये न्यूटन साहब बता गए कि एफ की वैल्यू कैपिटल जी एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये m1 है, ये m2 है, इसके बीच का डिस्टेंस r है, तो फोर्स लगेगा कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जो कैपिटल जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 होती है। इसको याद रखिएगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिखने का मतलब है कि जी जो कैपिटल जी होता है वो कहीं बदलता नहीं है, चाहे धरती पे हो, चाहे सूरज पे तो पहुंचे ही नहीं है, चाहे चंद्रमा पे हो, चाहे कहीं और हो, सूरज चांद सितारे कहीं चले जाएंगे, कैपिटल जी नहीं बदलेगा, लेकिन स्मॉल जी बदलेगा। ध्यान रखना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा आगे चलते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको वेक्टर फॉर्म में भी आपसे पूछा जाता है, तो वेक्टर फॉर्म में वेक्टर आना चाहिए, इसलिए ध्यान रखिएगा। यहां पर कुछ टर्म्स मैंने लिखे हैं, जैसे कि मास m1 पे जो फोर्स ये m2 वाला लगा रहा है, इस फोर्स को लिखते हैं F12। यहां देखिए मेंशन किया, ये F12 का मतलब होता है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, एक पर लगने वाला फोर्स दूसरा जो इस पे लगा रहा है। जब आप F21 लिखोगे तो F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। और इसी तरीके से यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, तो जब R12 लिखते हैं, कैप है R कैप 12, तो इसका मतलब है यूनिट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2, ये 1 है ये 2 है, 1 से 2 की तरफ जो यूनिट वेक्टर है इसे R12 लिखा जा रहा है। और इसी तरीके से ऐसे बना दोगे तो यूनिट वेक्टर है 2 से 1, ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और दिशा मैं दे ही रहा हूं। हमेशा यूनिट वेक्टर फिजिक्स में दिशा या डायरेक्शन देने के काम आते हैं। तो यहां पर देखिए फोर्स जो लिखा है वेक्टर में लिखा है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, पहले वाला फॉर्मूला तो स्केलर था। तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर r कैप 21। तो R21, ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि इस फोर्स का डायरेक्शन R21 के अपोजिट है, ये माइनस आने का मतलब। तो ये देखिए R21 किधर है, R21 देखिए इस तरफ है, और इस पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन के उल्टी है, ये बातें बता रहा है। तो माइनस साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ F12 इज अपोजिट टू R21, पकड़े रहिए। और इसको बदल के अगर R12 लिख देंगे तो माइनस हट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ये थोड़ी बहुत भी जानकारी आपके पास है तो एकदम आप इसको मैं लिख के दिखाई देता हूं, जैसे कई टीचर नहीं समझाते ऐसा। तो ये R21 को जगह अगर R12 कर दोगे तो ये खत्म, ये माइनस साइन हटा दो, ये इसका डायरेक्शन एक ही है, R12 और फोर्स का डायरेक्शन एक ही, बात खत्म। लेकिन फिर भी चलिए, जिस तरह से किताबों में लिखा रहता है वो आपके सामने ले आए हैं, जैसे किताब पढ़े तो घबरा ना जाए, बाकी इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब आगे चलते हैं। अब यहां पर जब हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किए रहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो उसका कंक्लूजन या फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है? हम जानते हैं कि R21 माइनस R1 के 12 के बराबर है। इन दोनों का जो वेक्टर का डायरेक्शन है, देखिए यूनिट तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस डायरेक्शन अपोजिट होने से जो फोर्स होता है F21 इज इक्वल टू माइनस F12, यानी ये इक्वल फोर्स है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये बना देते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। तो जब आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो उससे एक फायदा ये होता है कि आप एक्शन और रिएक्शन पेयर पा जाते हो, यानी दोनों फोर्स इक्वल है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म कर रहे हैं। अगली बात क्या होती है कि ये दोनों जो फोर्सेस होते हैं ये R12 और R21 की डायरेक्शन में ही होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के सेंटर की तरफ लगते हैं, इस वजह से इनको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। ये बात लिखी है कि F12 and F21 are directed towards the centers of two particles, so gravitational force is the central force। आप सुने होंगे नाम, तो सेंट्रल फोर्स है क्योंकि सेंटर की तरफ लग रहे हैं, कोई भारी बात नहीं है, बहुत सरल सी बातें हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इसमें दो पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट क्या है, मान लीजिए यहाँ पे चार मासेस हैं, M1, ये M2, इधर M3 और इधर M4। अगर इस M1 पर हमें इन M2, M3, M4 जो फोर्स लगा रहे हैं उसका रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स इस M1 पे कितना लग रहा है। तो इन तीनों द्वारा जो फोर्स, भाई ये जो फोर्स लगाएगा अपनी तरफ खींचेगा इधर, ये खींचेगा इधर, ये खींचेगा इधर, इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लें, वेक्टर सम।
तो ये कहलाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये देखिए तीनों फोर्सेस को वेक्टोरली जोड़ दिए तो नेट फोर्स आ गया m1 के ऊपर। एक ये मेजर पार्ट है सुपरपोजिशन का। दूसरा पार्ट क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि जो m2 फोर्स लगा रहा है F12 इसके ऊपर, ये m3 यहां पर प्रेजेंट है कि नहीं, उससे इस m2 को कोई फर्क नहीं है। अगर m2 इसको 2 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है तो m3 m4 m5 आ जाए या ना आए, ये 2 न्यूटन से ही खींचता रहेगा। तो किसी भी मासेस के प्रेजेंस या एब्सेंस से वो फोर्स जितना लगाता है किसी दूसरे मास पर, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहला पॉइंट लिखा है, अनइन्फ्लुएंस्ड रहता है। तो मैंने सरल भाषा में आपको समझा दिया 2 पॉइंट कि जितना फोर्स वो लगा रहा है वो अनइन्फ्लुएंस्ड रहेगा, बाकी लोग कितना लगा रहे हैं उससे मतलब नहीं, और नेट फोर्स निकालने के लिए वेक्टर सम आप ले लेंगे। अब अगली बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये होती gm/r²। वैसे न्यूमेरिकल निकालेंगे तो करीबन 9.81 निकलती मीटर पर सेकंड स्क्वायर अर्थ की सरफेस पे, लेकिन फॉर्मूला निकला gm/r²। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास, और ये रेडियस ऑफ अर्थ। इसको इस तरह भी याद रखिएगा, कई सवालों में इसको लगा के बड़ा फायदा मिलता है। जी हो जाएगी 4/3 पाई कैपिटल जी, रेडियस ऑफ अर्थ r, और ये रो है डेंसिटी ऑफ द अर्थ, या जिस भी प्लेनेट की आप बात कर रहे हैं उसका रो। तो ये बात आप पकड़े रहिएगा, दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। स्मॉल जी इक्वल टू gm/r²। अब देखिए वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट। अगर आप सरफेस से ऊपर चले जाते हैं तो आप देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट जाता है। तो ये देखिए मान लीजिए अगर सरफेस से h हाइट पर है तो फॉर्मूला ये लग जाएगा, gh की वैल्यू हो जाएगी g कैपिटल r/r+h का होल स्क्वायर। r है रेडियस ऑफ अर्थ, h है इसकी सरफेस से उस पॉइंट तक की हाइट। इन जनरल अगर ये हाइट इसकी रेडियस से काफी कम हुई, ये देखिए लिखा कंडीशन, अगर हाइट रेडियस से काफी कम हुई तो ये फॉर्मूला रिड्यूस कर जाता है इसमें। तो GH को लिख सकते हो G1 - 2h/r। तो अर्थ की सरफेस के पास अगर हम थोड़ी हाइट पे जाएं 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऊपर, तो GH की वैल्यू G1 - 2h/r से निकाल सकोगे, यानी GH घट रहा है हाइट बढ़ने पर, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या करते हैं, हम सुरंग गड्ढा कर देते हैं अर्थ में और सेंटर की तरफ जाते हैं। मान लीजिए धरती की सरफेस से D गड्ढा करके आप यहां पहुंच गए सुरंग बनाकर, तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट जाती है। यानी सरफेस से ऊपर जाने पर और सरफेस से नीचे आने पर दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटने वाली है। यहां पर घटने का रेट क्या है, GD इज इक्वल टू, यानी डेप्थ की बात, G1 - d/r। G है सरफेस से कितना अंदर घुसे हो, R है रेडियस ऑफ द अर्थ। ये भी बात समझ पाए होंगे। अब वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले में ना, अगर आप डी को आर के बराबर रख दें, यानी सेंटर पे चले जाएं, डी बराबर आर रख दोगे तो कहां पहुंच जाओगे, सेंटर पे। तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 0, क्योंकि डी r/r 1, तो 1 - 1 0, तो जी एट द सेंटर कितना हो जाएगा, 0। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर ऑफ द अर्थ पर कितनी होती है, 0। इसी वजह से वेट भी सेंटर ऑफ द अर्थ पर 0 होता है। W = mg होता है और GD की वैल्यू 0 है, इसलिए m × 0 यानी 0। तो वेट सेंटर ऑफ द अर्थ पे कितना मिलेगा, 0। अब आता है ग्रेविटेशनल फील्ड। किसी भी मास वाली बॉडी पर उसके आसपास जो ग्रेविटेशनल फोर्स हम महसूस करते हैं, जहां तक वो उसकी फील्ड कहलाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स है कि नहीं ये कैसे पता करेंगे, कोई मास वाली बॉडी ले जाएंगे, अगर फोर्स लग रहा है तो भैया यहां ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो जहां तक उसके फोर्स को महसूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वहां तक उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। ठीक है, जैसे अर्थ की बात करें तो अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ के आजू बाजू ग्रेविटेशनल फील्ड आपको मिलेगी। अब वो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, वो ग्रेविटेशनल फील्ड भाई कितनी ताकतवर है, ये भी तो जानना पड़ेगा, केवल कह देने से तो बात नहीं होगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होता है, या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होता है E = F/m। जितना फोर्स लग रहा है मास पर यूनिट मास पर जितना फोर्स लग रहा है बाई m। और अर्थ के केस में वैल्यू आ जाती है E = gm/r²। तो अर्थ के लिए अगर आपके ये इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है आपको, तो gm/r² से निकाल सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि अगर r की वैल्यू इंफिनिटी कर दो तो e की वैल्यू 0 होती है। यानी अर्थ से इंफिनिटी डिस्टेंस दूर आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है वो 0 होती है बेटा। ये बात आप पकड़े रहिएगा कि
इन्फिनिटी अगर चले जाते हो इन्फिनिटी डिस्टेंस पर, तो आपको इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड शून्य मिलने वाली है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होता है? आप किसी यूनिट मास को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी तक ला रहे हैं, और पी पॉइंट कहाँ है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। कोई यहां पर मास है, तो किसी भी मास को, मास को आप एम बोल दीजिए, मास को इंफिनिटी से आप उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करते हैं, उस बॉडी का उतना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है, जीपीई जिसे बोल रहे हैं। अब इसी की फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो U इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर। कैपिटल एम क्या है? जिससे फील्ड बन रहा है। जैसे अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ का मास, और जिस बॉडी को ला रहे हो उसका मास स्मॉल एम, और आर कितना है? अर्थ की सेंटर से डिस्टेंस, ध्यान रखना स्मॉल आर। निगेटिव साइन ये शो करता है कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है अर्थ और बॉडी में, यानी जब बॉडी को ला रहे हो अर्थ के करीब तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, ये निगेटिव साइन शो करता है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। और जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी जीपीई इंक्रीज होती है, क्योंकि ये माइनस साइन है ना, तो आर बढ़ाने पर यू भी बढ़ती है क्योंकि माइनस कम होता है, और जब आर इंफिनिटी कर दोगे तो यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जो कि आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस बात को पकड़ के रखिएगा। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें तो पर यूनिट मास पे जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यानी जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी उसको मास से डिवाइड कर दो, जिस जिस मास को पास ला रहे हो उससे, तो वीपी की वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू अपॉन एम। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो बेटा स्केलर क्वांटिटी होती है। एनर्जी की तो कोई यूनिट होती नहीं, पोटेंशियल की भी कोई यूनिट नहीं होती। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अर्थ, अर्थ की वजह से इसके पास कोई पॉइंट पी है वहां पर कितना पोटेंशियल होगा? तो V की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी एम अपॉन आर। आर कहां से है? अर्थ की सेंटर से। तो ये आपका अर्थ का पोटेंशियल आ गया किसी पॉइंट, किसी डिस्टेंस आर पर। सरफेस पे बात करोगे तो ये आर कितनी हो जाएगी? कैपिटल आर के बराबर। तो माइनस जी एम अपॉन आर, अर्थ की सरफेस पे कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ये आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। अच्छा, अब आती एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी, ऐसा नाम ही एस्केप मतलब भाग जाना। तो आप अर्थ की सरफेस पे किसी बॉडी को इतनी जितनी कम मिनिमम वेलोसिटी, वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे आप थ्रो करते हैं तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर निकल जाए, ऐसे वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे फेंकने पर ये ग्रेविटेशनल, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के निकल जाए। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर फेंकते वक्त आपका मास कितना है उससे आपकी एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती, और किस एंगल पे फेंक रहे हो इससे भी इसको मतलब नहीं है। आप सीधे खड़े खड़े फेंक रहे हो या तिरछा फेंक रहे हो, कैसे भी फेंक दो, उससे कोई मतलब नहीं एस्केप वेलोसिटी को। ये देखिए, एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी प्रोजेक्टेड। समझ गए होंगे ना? यहां से जो मान लो किसी बॉडी को, बॉल को फेंक रहे हो क्रिकेट वाली, तो कैसे ऐसे फेंक रहे हो, ऐसे फेंक रहे हो, ऐसे फेंक रहे हो, कैसे फेंक रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप फेंक दोगे एस्केप वेलोसिटी से तो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगी। एक्सप्रेशन क्या होता है एस्केप वेलोसिटी का बेटा? तो वीई की वैल्यू होती है अंडर रूट 2 जीएम अपॉन आर, है ना? इसको याद रखिएगा, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू यहां से डिराइव कर सकते हैं। अब अर्थ के केस में जिसे बात करने लगते हैं तो हम जानते हैं स्मॉल जी की वैल्यू जीएम अपॉन आर स्क्वायर होती है, तो जीएम की वैल्यू जी आर स्क्वायर हो गई। तो वीई कितना हो गया? अंडर रूट, यहां पे वैल्यू रख दीजिए आप जीएम की, तो टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर, मतलब हो गया सिंपल सी बात, जो एस्केप वेलोसिटी है अंडर रूट 2 जी आर के बराबर। जिस प्लेनेट की बात की जाएगी उसी प्लेनेट का सारी चीजें रखोगे। अर्थ की है तो अर्थ का मास, अर्थ का आर रखोगे, और कोई दूसरा प्लेनेट है, मार्स है या चंद्रमा, मून है, तो उसका मास वास रखोगे। ये एस्केप वेलोसिटी आ जाती है। अब यहां पर अर्थ के केस में अगर इसमें वैल्यू पुट कर दो, अर्थ के लिए स्मॉल जी 9.8 है मोटे तौर पे, और आर की वैल्यू अर्थ की रख दी केब्रम 6500 किलोमीटर, तो वी करीबन आ जाता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसका क्या मतलब है कि किसी भी मास को अर्थ की सरफेस से अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आप फेंक देंगे
तो वो निकल लेगा, फिर अर्थ पे लौटेगा नहीं, एस्केप कर जाएगा। ये पकड़े, और इस फॉर्मूले को भी पकड़े रहिएगा, ये दोनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक वेलोसिटी आती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? वो वेलोसिटी होती है कि जैसे कोई सैटेलाइट चक्कर लगा रहा अर्थ के, इतनी वेलोसिटी आपको देनी पड़ती है जिससे वो बराबर अर्थ का चक्कर लगाता रहे। अगर इससे कम या ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो या तो अर्थ पे टपक पड़ेगा या इस कक्षा को या ऑर्बिट को छोड़ के निकल लेगा। तो उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहे, उसके लिए आपको इस ऑर्बिटल वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है। इतनी वेलोसिटी देंगे तो इसी ऑर्बिट में बराबर चक्कर लगाता हुआ मिलेगा। ये ऑर्बिटल स्पीड होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। वो अर्थ के केस में कितनी होगी जो लिखा जा रहा है, या किसी के लिए भी ले लीजिए, कोई और भी अगर प्लैनेट होगा तो उसके लिए वो वैल्यू डाल दीजिएगा। वी नॉट का मतलब है अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। एच कितना है आप देखेंगे, दिस इज द हाइट ऑफ सेटेलाइट, ये हाइट है ना, ये देखिए बना हुआ है यहाँ पे हाइट। तो वी नॉट हो गया अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच, और इसी में अगर जी एम वगैरह की वैल्यू जी आर स्क्वायर पुट कर देते हैं तो ये आर अंडर रूट जी अपॉन आर प्लस एच। ये जो मैंने लिखे हैं डिफरेंट फॉर्मूले, ये सारे जानबूझ के लिखे, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं इसलिए लिखे हैं, वरना तो एक ही लिख के काम चला लेते नहीं, क्योंकि आप डिफरेंट न्यूमेरिकल्स लगाओगे तो वहां हेल्प करते हैं ये, इसलिए मैंने लिखे हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सब याद कर लेना। अगर हमारा हाइट काफी रेडियस, अर्थ की रेडियस से कम हो, यानी सैटेलाइट जो है जो चक्कर लगा रहा है अर्थ का, वो काफी अर्थ की सरफेस से पास हो, तो उस समय वी नॉट की वैल्यू अंडर रूट जी आर के बराबर हो जाती है। अंडर रूट जी आर अर्थ के केस में कितना आ जाएगा, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अर्थ के पास अगर सैटेलाइट को चक्कर लगवाना है तो 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड का आपको वहां पर स्पीड देना पड़ेगा, फिर वो चक्कर लगाता मिलेगा, ऑर्बिट छोड़ के जाएगा नहीं, है ना। ये कहानी रहती है। अब यहां पर क्या होता है, रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो अंडर रूट टू जी आर के बराबर होती है, ये एस्केप वेलोसिटी, और ऑर्बिटल वेलोसिटी जो क्लोज टू अर्थ सरफेस है वो वैल्यू होती है वी नॉट अंडर रूट जी आर के बराबर। तो यहां से कंपेयर करोगे तो वी की वैल्यू आ गई अंडर रूट टू इंटू वी नॉट। मतलब जो एस्केप वेलोसिटी नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ है या अर्थ की सरफेस पे है, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से रूट टू टाइम ज्यादा होती है। ये यहां पर लिखा हुआ, ये भाषा भी लिखी है जो आप यहां पर पढ़ सकते हैं। अब आते हैं कैप्लर्स के 3 रूल, है ना। तो कैप्लर्स का पहला लॉ है जिसे लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहते हैं। कैप्लर साहब ने क्या बोला कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सूरज का चक्कर लगाते हैं एलिप्टिकल पाथ में। एलिप्टिकल, एलिप्स जानते होंगे आप, ये सर्कल को पिचका दो थोड़ा सा, है ना। तो प्लैनेट को इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाते हैं, और सूरज जो होता है वन ऑफ द टू फोसाई पर प्लेस्ड होता है। क्या होता है ना कि जो सर्किल होता है उसका तो एक ही सेंटर होता है, लेकिन भाई साहब जो इलिप्स होता है पिचका हुआ सर्किल, उसके 2 फोकस होते हैं। आंखें हो गई ये 2 फोकस, तो किसी एक फोकस पर आपको सूरज देवता मिलते हैं और उसका चक्कर लगाता है ये प्लेनेट। ये पहला इनकी कहानी है। जो जो कि क्लोजेस्ट पॉइंट होता है सूरज के पास वाला, सबसे करीब, उसे पेरिहेलन बोलते हैं, और जो फारदेस्ट पॉइंट होता है ये ए वाला, जैसे इसे एपिहेलन बोलते हैं। तो याद कर लीजिएगा, कभी कभी इसको पूछ लेते हैं, पेरिहेलन एपिहेलन। ये कहानी पहला लॉ हो गया। अब दूसरा केपलर का प्लेनेटरी मोशन का दूसरा लॉ क्या है, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ एरियाज। अब कहते हैं कि सूरज से प्लेनेट को अगर हम एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ दें, ये देखिए एस बी एक लाइन है, ये देखिए ऐसे, या यहां ऐसे कह दो, जिसे समझाने में आसानी हो, ये प्लेनेट है, तो हम कहते हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल में ये जो आर्म है या जो रेडियस वेक्टर हो गया, ये इक्वल एरिया स्वेप्ट करता है। यानी जितना एरिया, मान लो 1 घंटे तक हमने बात की, 1 घंटे में ए से बी पहुंचा, तो जितना एरिया यहां पे स्वेप्ट किया है ना, घूमा है, उतना यहां पे भी 1 घंटे में उतना ही एरिया घूमेगा। ये बात समझे। तो कहते हैं एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, यानी जो रेडियस वेक्टर है या जो सन से प्लेनेट को मिलाने वाली लाइन है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट करती है, और बाकी कहें तो एरियल वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट रहती है, यानी डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट रहेगा। भाई एरिया टाइम के हिसाब से हमेशा कांस्टेंट है। तो ये केपलर्स का सेकंड लॉ है। केपलर के तीसरे लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ पीरियड्स। इस पे सवाल आते हैं तो जरा पकड़े रहिएगा। इसमें क्या बोलते हैं कि जो
टाइम पीरियड है प्लेनेट का चक्कर लगाने का, एक कंप्लीट चक्कर लगाने का, उसका स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के। आर क्या होता है? लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये जो जो इलिप्स होता है, थोड़ा सा अगर आप स्टडी किए होंगे, ये मेजर एक्सिस होती है और ये छोटे वाले को बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो इसको मान लीजिए मैं लिख देता हूं, ये टोटल हो गया जितना है उसका आधा। अगर इसको आप 2a बोल रहे हैं, यहां से यहां तक आपके ऊपर है क्या बोलना चाहते हैं, ये a और ये a है, तो सेमी मेजर एक्सिस का मतलब a, इसका आधा, ये मेजर एक्सिस बड़ी वाली, तो इसका आधा मतलब r जो है वो r क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, केपलर साहब ने ये बताया था। और डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर बराबर r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब, ये कई जगह न्यूमेरिकल्स में आपके काम आता है, तो इसको भी पकड़े रहिए। इससे एक चीज हमको और पता चल जाती है कि अगर कोई प्लैनेट सन से काफी दूर है तो टाइम पीरियड उसका ज्यादा होगा सन का एक चक्कर लगाने में, आर बढ़ाने पे टी बढ़ रहा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ जो आप समझ सकते हैं। तो केपलर के तीनों लॉ भी ये कंप्लीट हो जाते हैं। खत्म कर दिया मैंने पूरा चैप्टर। क्लास 11 फिजिक्स के लिए मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, क्योंकि 10 साल के ट्रेंड एनालिसिस पर ये बेस्ड है और साथ में मेरी टीचिंग 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस में लगा हुआ है। ये 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है जो आप आसानी से लगा सकते हैं, फुली सॉल्व्ड है, सोल्यूशन के लिए कहीं भागना नहीं है, 100% एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हुए आपको मिलेंगे। और मैंने इसको मजबूती देने के लिए क्या किया है बेटा, इसके अंदर क्लास 11 फिजिक्स की जितनी एक्सरसाइज और जितने एग्जाम्पल्स है सभी के वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिए फुल बुक के, सुपर इजी लैंग्वेज में। तो पूरी एनसीईआरटी किताब में जितने क्वेश्चन है एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो मैं ये आपसे अपील करूंगा कि शॉर्ट क्वेश्चन तो लगा ही लीजिए और थोड़ी सी मेहनत करके ना आप एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन लगा लीजिए। अगर आप ऐसा कर पाए तो धांसू रिजल्ट आपका आएगा, ये लिख के ले लीजिए मुझे, शॉर्ट रिजल्ट आएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन लेने के लिए आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर क्लास 11 फिजिक्स का शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिखेगा, कई कोर्सेज है देख लीजिएगा, उसमें क्लास 11 फिजिक्स का शॉर्ट क्वेश्चन लेकर अपनी पढ़ाई का अपने रिजल्ट को शॉर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय बेटा।